Hello everyone, welcome back to Devradi Pathshala. So guys, today topic of discussion is last 1 month preparation tips for CSIR NET. ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमें लास्ट 1 मंथ में कैसे जो है प्रिपेयर करना है, ठीक है, क्या क्या मिस्टेक्स हमें नहीं करनी है और क्या क्या काम हमें करना है जिससे कि हमारे जो है मार्क्स जो है वो बूस्टअप हो जाएं, ठीक है। साथ ही साथ मैं थोड़ा सा मोटिवेशनल वीडियो भी मोटिवेशन भी आप लोगों को करूँगी, ठीक है, कि कैसे अपने एग्ज़ाम के लिए आप मोटिवेटेड रहें, ठीक है, जिससे कि आपको और एनर्जी मिले और अच्छे से पढ़ने के लिए, ठीक है गाइज़। सो लेट्स प्रोसीड। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और मुझे पता है गाइज़ कि वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो गया है, जिसके लिए आई एम सो सॉरी, ठीक है। बट आगे से जो है मैं ट्राई करूँगी कि आप लोगों को जो भी टॉपिक पढ़ना है, एक तो आप बता दें कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है तो मैं वो पढ़ा दूँगी, और इस टाइम पे मैं अब कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेशन लाऊँ, ठीक है, जिससे कि आप लोगों की अच्छी खासी जो है वो प्रैक्टिस हो जाए एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। चलो, तो आज के वीडियो पे फोकस करते हैं। सो लास्ट 1 मंथ के लिए कैसे प्रिपेयर करें। सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करूंगी जिन्होंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर ली है, यानी जिन्होंने अपने टारगेट यूनिट्स को अचीव कर लिए हैं, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट ने जो है जितने भी टारगेट यूनिट्स हैं उनकी, ठीक है, फॉर एग्जांपल उनकी 10 यूनिट्स हैं, ठीक है, या 9 है, या क्या कह सकते हैं, 10 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, अकॉर्डिंग टू उनकी विल, ठीक है। जितने भी आप लोगों ने टारगेट करी हैं आपके अकॉर्डिंग, अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है, यानी आप लोगों ने अपना सिलेबस तो पूरा कर लिया है, ठीक है, बट आपको थोड़ा सा रिवीजन और क्वेश्चन करने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, तो आप लोगों को क्या करना है, अच्छे से अब एक तो क्या मिस्टेक नहीं करनी है इस लास्ट 1 मंथ में, कि कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि अगर कोई नया टॉपिक आप पढ़ोगे तो उसमें आप अपना टाइम वेस्ट करोगे। अभी आपको अपना टाइम यूटिलाइज करना है ओनली ऑन रिवीजन, ठीक है, रिवीजन पे फोकस करना है, ठीक है। कंप्लीट फोकस अभी आपका किस पे होना चाहिए, रिवीजन पे, ठीक है। फोकस रिवीजन पे होना चाहिए, ऐसा रिवीजन होना चाहिए कि जितनी यूनिट्स आपने टारगेट करी हैं वो आप कम टाइम पे अच्छे से रिवाइज कर सको, ठीक है। तो रिवीजन अपना बेस्ट रखिए। उसके बाद जैसे आपका टारगेट यूनिट्स कंप्लीट हो जाती है, फॉर एग्जांपल आपने 1 वीक में 10 यूनिट्स पढ़ ली, या 2 वीक्स में 10 यूनिट्स पढ़ ली, या 3 दिन में आपने 10 यूनिट्स पढ़ ली, मतलब रिवीजन कर लिया, ठीक है। पढ़ तो आपने पहले ली होगी, बस रिवीजन के लिए मैं बोल रही हूँ। तो अगर आपने जैसे 10 यूनिट्स पूरी पढ़ ली, रिवाइज कर लिया एक बार, तो आपको लगेगा कि अब मैं क्या करूँ, ठीक है, अब मुझे दोबारा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, उसके लिए आलस आता है। तो आपको क्या करना है, जब आप एक बार रिवाइज कर चुके हो पूरा, जैसे आपने 10 यूनिट्स पढ़ ली है, उसके बाद PYQ ले लीजिए, कोई भी एयर का PYQ ले लीजिए, और उसका 3 आवर्स का एग्ज़ाम लीजिए, अपना 3 आवर्स का एग्ज़ाम लीजिए, ठीक है। जिनका भी एग्ज़ाम निकलता है सब लोग यही करते हैं, ठीक है। 3 आवर्स का अपना एग्ज़ाम लीजिए, ठीक है, एक बार आपने रिवीजन कर लिया, 3 आवर्स का एग्ज़ाम लीजिए, अपने मार्क्स कैलकुलेट कीजिए, कम आए हैं तो अच्छी बात है, ताकि आपको और मोटिवेशन मिलेगा, आप और ताकत से जो है वो रिवीजन करोगे, कहाँ आपकी मिस्टेक हो रही है, कौन से क्वेश्चंस पे आप अटक रहे हो, कौन से टॉपिक पे आप अटक रहे हो, कहाँ आपको याद नहीं रह पा रहा है, ये सारी चीज़ें आपको इस 3 आवर्स के एग्ज़ाम से पता चल जाएंगी, ठीक है। साथ ही साथ आपको जो पार्ट C है, जो हमारा मतलब JRF हमारा होगा या नहीं होगा, वो कौन डिसाइड करता है, पार्ट C हमारा डिसाइड करता है। तो पार्ट C को कैसे बेस्ट करना है वो भी इस एग्ज़ाम से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। 3 आवर्स का आपने एग्ज़ाम लिया, आपका हो सकता है आपने अगर पहली बार दे रहे हो तो बहुत ही ख़राब गया हो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, वापस से रिविज़न करना है, ठीक है। फिर से क्या करना है, रिवीजन करना है, अच्छे से रिवीजन करना है। अब जो वीक पॉइंट्स आपके हैं आपको पता चल जाएंगे कि मेरे ये वीक पॉइंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद वापस से सेकंड PYQ लेना है, यानी कोई और एयर का PYQ अदर देन दिस PYQ, किसी और एयर का PYQ लेना है, वापस से 3 आवर्स का एग्ज़ाम देना है, ठीक है, और वापस से आपको अपने उसमें बेनिफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर आप रिपीट करते जाइए। अगर आप वीक में 2 बार कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। अगर आप वीक में 1 बार भी अगर अपना एग्ज़ाम ले पा रहे हो तो भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन वीक में 1 बार अब एग्ज़ाम ज़रूर लीजिए, क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम जो है वो आने वाला है। तो उस एग्ज़ाम को देने से पहले अपने घर पे इतनी बार एग्ज़ाम दे दीजिए कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप मतलब पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है। तो इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो सबको करना है, ठीक है। जी, अब ये बात थी उनकी जिन स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है, यानी जिन्होंने अभी तक अपनी सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं और एक्स्ट्रा पढूं, बट बिल्कुल ना पढ़ें, जो पढ़ा है
बस अभी ये कोशिश कीजिए सभी स्टूडेंट्स कि जो जो उन्होंने पढ़ा है, यानी जो जो आपने अपनी नोटबुक में लिखा है या आप कहीं से पढ़ रहे हो, किसी पीडीएफ से पढ़ रहे हो, वो सिर्फ आपकी पीडीएफ या आपके नोटबुक में नहीं होना चाहिए, वो आपके कहाँ होना चाहिए, माइंड में होना चाहिए। क्योंकि आप एग्ज़ाम में अपने नोटबुक लेके नहीं जाने वाले हो, अपने नोट्स लेकर नहीं जाने वाले हो, तो अपने माइंड को लेकर जाने वाले हो एग्ज़ाम में। तो इस माइंड में सब कुछ फीड होना चाहिए, ठीक है। एवरीथिंग फीड ऑन दिस माइंड, ठीक है। तो ये आपको इंश्योर करना है, और ये इंश्योर तभी होगा जब आप बार बार रिवीजन करोगे। जितनी बार रिवीजन करोगे, एग्ज़ाम लोगे, फिर रिवीजन करोगे, एग्ज़ाम लोगे, फिर रिवीजन करोगे, तभी ये चीज़ जो है वो हो पाएगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अगर कोई स्टूडेंट है जिन्होंने कि थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, यानी जिन्होंने मतलब उतना टारगेट नहीं कर पाए, या 5 से 6 यूनिट टारगेट की है, या 4 से 5 यूनिट भी टारगेट की हैं, ठीक है। अगर इतनी भी किसी ने टारगेट करी है, यानी 2-3 महीने से किसी ने कोई प्रिपरेशन कर रहा है, तो कम यूनिट अगर टारगेट करी है तो कोई बात नहीं, आप लोग भी अब नया टॉपिक मत पढ़िए, ठीक है। आप लोग भी सेम चीज़ कीजिए, जैसे अभी बताया मैंने, रिविज़न कीजिए। जितना पढ़ा है, यानी 5 से 6 यूनिट भी पढ़ा है या 4 से 5 यूनिट भी पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है बस उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, ठीक है, और उसको अपने दिमाग में फीड कीजिए, ठीक है। रिवीजन अच्छे से कीजिए, फिर उसके बाद एग्ज़ाम लीजिए। आप भी 3 आवर्स का एग्ज़ाम लीजिए। कोई टेस्ट पेपर लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेस्ट सीरीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। चुपचाप से PYQ को डाउनलोड कीजिए, इंटरनेट पे अवेलेबल है, ठीक है। 3 आवर का एग्ज़ाम आपको कैसे लेना है, सिर्फ PYQ के थ्रू लेना है। कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं करनी है, कोई ज्वाइन नहीं करनी, कहीं पैसा नहीं लगाना है, ठीक है। सीधे सीधे PYQ को डाउनलोड कीजिए, 3 आवर का अच्छे से एग्ज़ाम लीजिए, फ़ोन उस टाइम पे बंद कर दीजिए, ठीक है। 3 आवर्स नो डिस्टर्बेंस। और इस PYQ को, जो भी 3 आवर का आप एग्ज़ाम लोगे, इसको 2.5 घंटे में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। 2.5 घंटे में इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपका एग्ज़ाम में प्रैक्टिस स्पीड बना रहे, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम में स्पीड होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पार्ट सी बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, ठीक है, लिटरली बता रही हूँ, क्योंकि आपको 75 में से बेस्ट 25 क्वेश्चन चूज़ करने हैं, और वो क्वेश्चंस इतने बड़े, इतने लेंदी होते हैं कि 3-3, 4-4 पेजेस में वो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो उनको पढ़ने में जो टाइम वेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इससे आपको अपना टाइम बचाना है, ठीक है। तो यहाँ पे घर पे अगर आप 2.5 घंटे तक सॉल्व कर पा रहे हो क्वेश्चन पेपर, तो वहाँ जाके आप 3 घंटे में कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको स्ट्रैटेजी रखनी है, ठीक है। बाकी जो स्टूडेंट है जिन्होंने अभी अभी या MSc करा है, या उनको टाइम नहीं मिला है, या उन्होंने 3 से 4 यूनिट ही टारगेट करी है, या बहुत कम करी है, या एकदम ही नए हैं, तो वो स्टूडेंट क्या करें, आपने MSc टाइम में तो पढ़ा ही होगा, मतलब ये स्टूडेंट जो है सिर्फ अपने आप को चेक करने के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपने MSc टाइम पे तो पढ़ा ही होगा, जो भी आपने पढ़ा है, जैसे बायोकेमिस्ट्री हम पढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हम MSc के टाइम पे पढ़ते हैं। नहीं भी पढ़ा है तो थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए, और आप भी जो है रिवीजन और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए रिवीजन और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ दोनों चीज़ें हुई हैं, ठीक है। जब मैंने अपना एग्ज़ाम दिया था, तो मैंने सबसे पहले एग्ज़ाम अपना फैब में दिया था, ठीक है, 2022 फैब का एग्ज़ाम। तो मेरा जो मास्टर्स हुआ था वो नवंबर पूरा लग गया था मास्टर्स में, तो दिसंबर से मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, ठीक है। दिसंबर मिड से मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, और नेक्स्ट ईयर फैब में एग्ज़ाम था। तो मैंने सिर्फ 2 मंथ प्रिपेयर किया था, और मैंने 2 मंथ में सिर्फ दिसंबर में नए टॉपिक पढ़े थे, जनवरी में मैंने सिर्फ रिविज़न और प्रैक्टिस किया था, यानी PYQs को मैंने सॉल्व करने की कोशिश की थी, और फैब में मैंने एग्ज़ाम दिया था। तो वो मेरा पहला अटैम्प्ट था, और पहले अटैम्प्ट में मैंने सिर्फ 2 से 3 यूनिट ही टारगेट करी थी, ओनली 2 to 3 यूनिट्स मैंने टारगेट करी थी, और वो भी कंप्लीट नहीं करी थी, ठीक है। यानी जो मैंने MSc में पढ़ा है वही मैंने रिवाइज़ किया, मतलब जितना मैंने पढ़ा था मैंने वो अपने माइंड में फीड किया, ठीक है, सिंपल सा किया मैंने। और उसके बाद मेरे को देखने को मिला कि जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, मेरे एकदम 94 परसेंटाइल आए थे, ठीक है। इतने में कई सारे जो कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं उनका सिलेक्शन, उनका JRF हो जाता है, ठीक है। बट आई बिलोंग्स टू जनरल कैटेगरी, तो मेरा जो है वो नहीं हो पाया। तो मुझे पता था कि मेरे कहाँ कमी है, क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि मैंने जो यूनिट्स टारगेट करी थी वो बहुत ही कम करी थी, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा तो हमें MSc BSc हमने पढ़ी होती है, वो नॉलेज होता है, तो कई सारे क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी इजी भी आते हैं CSIR नेट में, काफ़ी मीडियम वाले आते हैं, और काफ़ी जो है वो टफ़ भी आते हैं, ठीक है। तो टफ़ वाला पोर्शन काफ़ी कम होता है, मीडियम जो होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उस टाइम पे जब मेरे 94 परसेंटाइल आ सकते हैं, तो मुझे वो मोटिवेशनल मिला, भले ही मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, बट मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिला वो चीज़, कि रिवीजन और प्रैक्टिस कितना ज़रूरी है, ठीक है। इसीलिए गाइस मैं आपको बोलती हूँ, आपने भले ही कम पढ़ा है, कम यूनिट टारगेट करी है, लेकिन आप उसको ऐसे पढ़ो, ऐसे रिवाइज करो कि आपके नोटबुक या लैपटॉप या मोबाइल में नहीं होनी चाहिए वो चीज़, वो आपकी माइंड में होनी चाहिए। और जब वो आपकी माइंड में आएगी, तो वो माइंड लेके आपने जाना है एग्ज़ाम देने, और चिल मार के एग्ज़ाम देना है, और आपके 100% जो है
है वो अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, आपका JRF क्लियर होगा, नेट क्लियर होगा, जो कि बहुत ही अच्छी और बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप लोग ट्राई कीजिए। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको अपनी स्टोरी बता रही थी। ठीक है, उसके बाद मैंने सितंबर वाला दिया। सितंबर वाला मेरे को पता था कि मैंने यूनिट टारगेट कम करी थी, तो मैंने ज़्यादा यूनिट टारगेट करी और सितंबर तक फिर मैंने जो एग्ज़ाम दिया उसमें मेरा क्वालिफाई हो गया JRF। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको करना है। ठीक है, तो सितंबर वाले में मेरे 99.2 परसेंटाइल 2 समथिंग परसेंटाइल आए थे। ठीक है, जिसमें कि मेरा JRF हो गया था। ठीक है, तो उसमें भी मैंने थोड़ा अपनी जो यूनिट्स टारगेट है वो ज़्यादा करी और साथ ही साथ मैं रिवीजन भी करती रही। ठीक है, और ये एग्ज़ाम लेना मैंने कभी नहीं छोड़ा। तो जिन भी स्टूडेंट्स का अगर आप सुनते हो कि सिलेक्शन हो गया, फर्स्ट अटैम्प्ट में हो गया सिलेक्शन, वो एक्चुअली में फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हो रहा होता, वो घर पर बैठ के अपने 3 आवर्स का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं। ठीक है, तो घर पर वो इतने अटैम्प्ट ले लेते हैं कि वो उनका फर्स्ट अटैम्प्ट होता नहीं। वैसे बोलने के लिए फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर लेते हैं, लेकिन घर पर इतनी बार एग्ज़ाम ले लेते हैं कि वो फर्स्ट अटैम्प्ट जैसा लगता ही नहीं उनको। तो आपको भी ऐसे ही करना है, घर पे अपना बैठ के एग्ज़ाम दीजिए। अभी टाइम है, एग्ज़ाम दीजिए। मार्क्स कम आते हैं, तो जब मेरे मार्क्स कम आते थे तो बुरा तो लगता है, लेकिन फिर एक मोटिवेशन भी आता है कि यार मुझे और पढ़ना है और मेहनत करनी है। तो मैं और मेहनत करती थी, और ज़्यादा मेहनत करती थी और अच्छा रिवाइज़ करती थी, कहाँ मेरे वीक पॉइंट्स हैं, कहाँ पे मेरे को काम करना है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ओके गाइस, तो ये रहा कि कैसे आपको करना है, क्या क्या करना है, कौन कौन सी यूनिट, मतलब कैसे किसको पढ़ना है, क्या आपको लास्ट 1 मंथ में करना है, ये मैंने आपको बता दिया है। और नया टॉपिक पे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि नया टॉपिक आप रिवाइज़ नहीं कर पाओगे अच्छे से। ठीक है, तो इसीलिए आपको जो आपने पढ़ा है, अगर आपने मोर देन इनफ पढ़ा है, तो आपको सिर्फ रिविज़न और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मोटिवेशन। अब मैम मोटिवेशन नहीं मिलता है, क्या करें? थोड़े टाइम तक पढ़ते हैं, उसके बाद फिर मोटिवेशन चाहिए होता है। ठीक है, तो मोटिवेशन एक बहुत मतलब मोटिवेशन आता है कहाँ से? जब आप फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं। ठीक है, आता है या नहीं आता है? अभी जैसे अगर आप लोग मास्टर्स में होंगे या ग्रेजुएशन में होंगे, ठीक है, या आपने मास्टर्स कंप्लीट कर ली होगी, तो आपको लगता होगा कि यार हमें पेरेंट्स से पैसे लेने पड़ते हैं। ठीक है, पेरेंट्स हमें फाइनेंशियली पैसे देते हैं और हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमारी इस एज में हमें पेरेंट्स से पैसा लेना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो सबसे बड़ा मोटिवेशन ही इसका मनी है। ठीक है, एक बार आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या होता है, जब अगर आपका CSI नेट JRF क्लियर होता है, ठीक है, जैसे आपका नेट JRF हो गया, तो आपको फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपके पास JRF है। आपको 2 ईयर्स तक क्या मिलता है? 2 ईयर्स तक क्या मिलता है? 37,000 आपको मिलता है पर मंथ। ठीक है, 37,000 पर मंथ मिलेगा आपको, प्लस आपको HRA मिलेगा। आप जहाँ से भी, जिस भी कॉलेज से कर रहे हो, सबसे पहले तो एक बात और है कि अगर आपका नेट JRF हो गया तो आप अपनी मनचाही इंस्टीट्यूट या IITs या यूनिवर्सिटी से कर सकते हो PhD। ठीक है, अगर आपका नेट JRF हुआ है तो। ठीक है, और मतलब आपको बस इंटरव्यू देना पड़ता है, इंटरव्यू क्रैक करना पड़ता है, उसके बाद आप कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपको पसंद है वहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, तो एक तो आपकी चॉइस होती है कि आपको कहाँ से PhD करनी है, ये आपकी चॉइस होती है। दूसरा ये है कि आप फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं, क्योंकि 37,000 एक काफ़ी अच्छा अमाउंट है। यह आपको जो है 2 साल तक मिलता है, और प्लस HRA यानी रूम अलाउंस, यानी आप कहीं भी रह रहे हो, किसी भी शहर में रह रहे हो, आपको HRA मिलेगा उस शहर के बेसिस पे। ठीक है, जैसे अगर महंगे सिटी में रह रहे हो तो ज़्यादा HRA मिलता है, और थोड़ा सस्ती सिटी में रह रहे हो, यानी जहाँ पे उतनी जो महंगी सिटी नहीं है, तो वहाँ पे थोड़ा कम HRA मिलता है, लेकिन मिल जाता है, आपको रहने में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो एक तो रेंट मिल जाता है आपको, साथ ही आपको 37,000 आपको कंप्लीट जो है वो पैसे मिलते हैं। ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, फिर आपको किसी से लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आपको मिलता है पर मंथ आपको इतना मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट 3 ईयर में क्या होता है? 2 साल के बाद आप SRF हो जाते हो। ठीक है, ये JRF का अमाउंट है 3 ईयर्स तक के लिए। आप फिर नेक्स्ट 3rd ईयर से आप SRF हो जाते हो, और SRF में आपको 42,000 पर मंथ मिलते हैं, प्लस HRA मिलता है। ठीक है, पर मंथ। ठीक है, तो गाइस मनी ही बहुत बड़ा मोटिवेशन है। आपको इतना अच्छा अमाउंट मिल रहा है बिना कुछ किए। ठीक है, यानी कि आपको सिर्फ JRF क्लियर करना है, उसके बाद आपको सिर्फ अपनी PhD पे फोकस करना है। ठीक है, और प्लस आपको कंटेंजेंसी तो मिलती है हर ईयर, 20,000 मिलती है, कंटेंजेंसी तो मिलती है। ठीक है, JRF में थोड़ा कम मिलती है, SRF में थोड़ा ज़्यादा मिलती है।
तो कंटिजेंसी का मतलब हो गया कि आपको जो भी आप केमिकल वगैरह यूज़ कर रहे हो, अगर आपको यूज़ करना है, आपके लैब्स में अवेलेबल नहीं है, तो आप उसको बाय कर सकते हो थ्रू दिस कंटिजेंसी, ठीक है। और आपको नहीं करना है तो आपके अकाउंट में वो कंटिजेंसी भी आ जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज़ हो गई कि आपको जो है पैसा ही सबसे बड़ा मोटिवेशन है आज के टाइम पे, ठीक है। अगर आप फाइनेंशियली थोड़ा स्टेबल हो तो आपको फिर ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती है, ठीक है। आपके पेरेंट्स भी खुश रहते हैं और इतनी बड़ी डिग्री आपको मिल रही होती है, डॉक्टर की डिग्री है, ठीक है, पीएचडी बहुत सबसे बड़ी डिग्री है, ठीक है। और आप फाइनेंशियली भी स्टेबल होते हो। तो अगर आप लोग चाहते हो कि ये सब आपके साथ हो, ठीक है, और आप अपनी बेस्ट चॉइस वाले कॉलेज या यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से करना चाहते हो, तो आपको ज़रूर नेट जेआरएफ क्लियर करना चाहिए, ठीक है। और यही सबसे बड़ा मोटिवेशन है, ठीक है। तो मुझे लगा कि इससे बड़ा मोटिवेशन और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि मेरे लिए भी ये काफ़ी अच्छा मोटिवेशन है, ठीक है। इसलिए मैंने भी पीएचडी ज्वाइन की है, ठीक है। तो आप लोगों को भी करनी चाहिए, ठीक है। ओके गाइस, तो कैसा लगा सेशन आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, अदरवाइज़ मैं रिवीजन और प्रैक्टिस सीरीज़ लेकर आऊँगी, ठीक है, जहाँ पे कि मैं प्रैक्टिस करवाऊँगी आपको क्वेश्चंस की, ठीक है। तो क्योंकि लास्ट 1 मंथ ही बचा है, ठीक है, और बाकी एनिमल फिजियोलॉजी हम एग्ज़ाम के बाद जो है वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। क्योंकि इस टाइम पे मैं थोड़ा सा पीएचडी में मैंने इनरोल किया है, तो मुझे थोड़ा सा टाइमिंग थोड़ा कम मिल रही है, ठीक है। बाकी मैं कोशिश करूँगी कि मतलब मैं आपको प्रॉपर टाइम दूँ, ठीक है। जैसे आज संडे था तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ गई, ठीक है। अदरवाइज़ आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आप लोगों की प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। ओके गाइस, तो वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और देवराड़ी पाठशाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।